नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पश्चिम बंगाल इन दिनों अखाड़े में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, मानो वहां चुनाव नहीं बल्कि किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो। कभी टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पार्टियां भी विकास के मुद्दों से भटक कर एक दूसरे का गोत्र पता करने में जुटे हुए हैं। बंगाल में आपको विकास के अलावा बाकी सब कुछ नजर आएगा। किसी ने भी अपने भाषण के दौरान बंगाल के विकास की बात नहीं की, बल्कि इसके इतर सारी बातें हुई। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। ये बवाल, ये हाहाकार, ये खून से सनी सड़कें, ये है नया बंगाल। यहाँ राजनीति बाकी राज्यों की तरह सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी खीर मानी जाती है। यहाँ नेता बनने से पहले आप ये मान लीजिए कि आपका सामना कभी भी मौत से हो सकता है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब राजनीतिक हिंसा की कोई खबर ना सुनाई देती हो कि फला जगह पर किसी पार्टी दफ्तर पर हमला हो गया, कि किसी जगह समर्थक आपस में भिड़ गए, फिर राजनीतिक बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, इसका तो रक्त रंजित इतिहास है। कुछ महीने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। आरोप लगा कि पथराव टीएमसी के लोगों ने किया। देश भर में इसकी चर्चा हुई, लेकिन बंगालियों के लिए यह शायद चुनावी जोर आजमाइश की सामान्य घटना रही हो। राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव है और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी रखने के मूड में नहीं है। टीएमसी दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के निशाने पर है। अमित शाह ने 15 मई 2019 को कहा था, कोलकाता में मेरे काफिले पर टीएमसी ने हमला किया। सीआरपीएफ का घेरा ना रहा होता तो मैं घायल हो गया होता। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने रोड शो पर हमले का जिक्र कर रहे थे शाह। बीजेपी का दावा है कि 2019 के चुनाव से अब तक राज्य में उसके 137 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। वहीं टीएमसी का कहना है कि उसके इससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान गई है और बीजेपी झूठे आंकड़े गिना रही है। 2019 के चुनाव में 42 में से 18 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। चुनावों के वक्त राज्य में माहौल गर्म है, कहीं कहीं से हिंसा की खबरें भी मिल रही हैं। वैसे बंगाल देश का ऐसा राज्य भी है जहां चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा होती है। 2 साल पहले लोकसभा चुनावों के दौरान अगर बंगाल में हिंसा की घटनाएं हुई थी तो उसके बाद से ही बीजेपी लगातार बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। साल 2018 में पंचायत चुनाव में भी बड़े पैमाने पर संघर्ष और हिंसा हुई थी। कहा जाता है राज्य में 70 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद से ये चुनाव सर्वाधिक हिंसक रहा। अब देखना ये होगा बंगाल के बचे बाकी के चरणों में कितनी हिंसा देखने को मिलती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में उम्मीदवारों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार के पंचायत चुनावों की गूंज प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा रही है। सभी पार्टियां किसी न किसी उम्मीदवार के जरिए इन छोटे निकायों में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है। तो वहीं 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव को अपना अखाड़ा बना रही हैं। पंचायत चुनावों के जरिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में अपने अपने वर्चस्व के लिए तैयारियां तेज कर रही हैं। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो वहीं प्रदेश में इस बार होने वाले पंचायत चुनावों में खासी हलचल दिखाई दे रही है। छोटे निकाय के चुनाव में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी रण में कूच कर रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना खेमा मजबूत करने में लगे हुए हैं। आए दिन पार्टियां अपने अपने जनाधार का आकलन अलग अलग तरीकों से करती हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव इसके लिए कारगर माने जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनाधार की गणना पंचायत चुनाव के आधार पर होती दिख रही है। पंचायती निकाय चुनावों में प्रदेश की राजनीति हर बार अपना दमखम दिखाती रही है।
लेकिन पिछले समय में पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से खुलकर मैदान में सामने नहीं आती थी। लेकिन इस बार की तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दे रही हैं। प्रदेश के छोटे निकाय के चुनाव के सहारे सभी राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ताओं को सहेजने में जुटी हुई हैं। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पंचायत चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है और पंचायत चुनाव की लड़ाई में उतरने के लिए डंका बजा रही है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव में कमर कस चुकी है। साथ ही प्रदेश की सियासत में पांव जमाने और यूपी में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी इस पंचायत चुनाव में अपना रणनीतिक खाका तैयार कर लिया है। बता दें कि 3051 जिला पंचायत सदस्य पद और 826 ब्लॉक प्रमुख पद पर अपना उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी। वहीं बीडीसी और ग्राम प्रधान पद के लिए बीजेपी ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव में उतरे उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इस तरह से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपनी सत्ता के भविष्य को परख रहे हैं। कई पार्टियों ने अपने अपने पार्टी के चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं, तो कई पार्टियां पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक खाका तैयार कर रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गांव की सियासत में राजनीतिक पार्टियों का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे गांव का विकास होगा या फिर गांव की सियासत में दलगत राजनीति का आगाज होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते अगली रिपोर्ट की ओर। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। 24 घंटे के भीतर वित्त मंत्रालय ने अपना आदेश वापस लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ही देर में अपना फैसला वापस ले लिया है। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने के अपने फैसले को 24 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खासी चर्चा हो रही है। साथ ही विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर तंज कसा है। दरअसल सरकार ने कल वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान किया था। तो वहीं आज सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे भूल से जारी हुआ आदेश बताकर रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें पहले की तरह ही बनी रहेंगी। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने इसकी ये जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें वही रहेंगी जो पिछली तिमाही में थी। इस संबंध में भूल से जो आदेश जारी किया गया था उसे वापस लिया जाता है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कस रहे हैं। बता दें, इसके पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का ये नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली तिमाही में थी, जिसके बाद करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार की गलती से मिस्टेक पर जमकर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर भी फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। जुमलों की झूठ की ये सरकार जनता से लूट की। साथ ही कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि सरकार ने आम जनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। जब सरकार जागी तो उसको पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष
ओवरसाइट पर मढ़ दिया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ब्याज दर कटौती का फैसला वापस लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने यह आदेश ऐसे समय वापस लिया जब पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के लिए दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तंज कसा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।